हेलो दोस्तों, एआई विद दीपक में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था और उसमें हमने एक टाइप पढ़ा भी है जिसको बोलते हैं इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक को हमने थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीके से सीखा था। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा टाइप बताने वाला हूँ जिसका नाम है कोड बिहाइंड टेक्निक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोड बिहाइंड टेक्निक से। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों टेक्निक समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या आपसे कुछ कोई पूछेगा कि कंपोनेंट कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा होता है कोड बिहाइंड टेक्निक। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन को नहीं पढ़ा है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। तो इसका मैं ब्रीफ आइडिया आपको एक बार देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में HTML, CSS और टाइप स्क्रिप्ट तीनों क्या होता है, एक ही फाइल के अंदर रखा जाता है, इसलिए इसको इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। और किसी भी कंपोनेंट में क्या होना चाहिए कि उसका कंपोनेंट डॉट टीएस ये एक्सटेंशन होना जरूरी है, जिससे एंगुलर को पता चलता है कि ये कंपोनेंट फाइल है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि तीनों फाइल एक ही फाइल के अंदर होता है। जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया। तो क्या करता है कि ये क्या होता है, फाइल का साइज़ कम होता है। जब तीनों फाइल एक ही फाइल के अंदर होंगे तो ऑब्वियसली वो रन भी फास्ट होगा और वो रेस्पॉन्स भी फास्ट करेगा। ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था इसका ड्रॉबैक्स के बारे में। तो ड्रॉबैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक सारी चीज़ें हैं, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, वो एक ही फाइल के अंदर है, इसलिए उसको एक्सटेंड करना, टेस्ट करना थोड़ा हार्ड होता है। ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसका मैंने एक यूज़ भी बताया था कि यूज़ कब करना है और किस सिचुएशन में करना है। तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें कोई रेगुलर एक्सटेंशन नहीं हो, रेगुलर कोई यूज़ नहीं हो। एक बार कंपोनेंट लिख दिया, वो फिक्स हो गया, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जल्दी जल्दी कोई चेंजेस नहीं आता है तो आप इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी कि एंगुलर इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उसके नाम के पीछे, जैसे आपका कंपोनेंट का नाम है होम, तो होम के पीछे डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल का टीएस एक्सटेंशन का होना जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट जो भी होता है वो क्या डेकोरेटिव यूज़ करता है, कंपोनेंट डायरेक्टिव यूज़ करता है, जो किसका मेंबर है, जो मेंबर है एंगुलर कोड लाइब्रेरी का। उसके बाद मैंने आपको सिंटेक्स बताया था और उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया था। तो ये हो गया अपना इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक की। तो सेकंड टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कि कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक होता है सेकंड। तो जैसे कि सेकंड में हम बात करते हैं कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। तो कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक में क्या होता है, इसमें क्या होता है इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें क्या होता था कि जो HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट है वो एक ही फाइल के अंदर अपन लिखते थे। तो क्या हो गया, वो इनलाइन हो गया है, मतलब एक ही फाइल के अंदर सब कुछ है। लेकिन अब ये कौन सा टेक्निक है, ये है कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। इस फाइल के अंदर क्या होता है, इस फाइल के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होता है। जैसे पिछले में हमने क्या किया था कि ओनली एक फाइल सिंगल क्रिएट किया कंपोनेंट के अंदर, तो इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इसमें क्या करें, कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होता है। फोल्डर क्रिएट होने के बाद उसमें क्या होता है कि ये HTML, CSS, टाइप स्क्रिप्ट, ये सारी फाइल इस फोल्डर के अंदर बनती हैं। डिफरेंशिएट अलग अलग होता है, जैसे HTML के लिए अलग फाइल हो गया, CSS के लिए अलग फाइल हो गया एंड टाइप स्क्रिप्ट के लिए अलग फाइल हो गया। तो 3-4 फाइल इसमें क्रिएट होती हैं। एक फाइल होती है चौथी spec.ts। तो ये 4 फाइल एक ही फोल्डर के अंदर होती है। ये हो गया कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, ये भी सेम उसी की तरह होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये वाइड लेवल पे होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि अपना क्या हो कि जैसे सपोज करो कि एक कंपोनेंट क्रिएट किया, उसमें क्या है कि रेगुलर एक्सटेंशन करना है, कुछ चेंजेस करना है, रेगुलर कहीं से डेटा आ रहा है वो सेंड करना है, तो उसमें हमें पता नहीं है कि क्या फिक्स डेटा रखना है क्या नहीं रखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम प्रैक्टिकल पे।
तो इसमें वी कैन से एवरी कंपोनेंट comprises of 4 फाइल्स। तो कौन कौन सा फाइल कंप्रेसेस करता है? एक होता है प्रेजेंटेशन के लिए, वो फाइल कौन सा है? HTML का। दूसरा फाइल कौन सा होता है? स्टाइल के लिए। वो फाइल कौन सा होता है? CSS का। तीसरा फाइल होता है लॉजिक के लिए, उसमें यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट। एंड चौथा फाइल होता है टेस्टिंग के लिए। तो वो कौन सा फाइल होता है? वो होता है spec.ts फाइल। तो ये सारी फाइलें एक फोल्डर के अंदर क्रिएट होती हैं। तो ये हो गया कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। और इसमें एक और पॉइंट में हम बात करते हैं, तो उसमें इट अलाउज रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। तो ये क्या करता है? ये वही चारों चीज़ें मेंटेन करता है, जैसे रीयूजेबिलिटी हो गया, मेंटेनेबिलिटी हो गया, टेस्टेबिलिटी हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी हो गया। इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में क्या था? इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा नहीं था। इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में क्या था कि ओनली रीयूजेबिलिटी उसमें मेंटेन कर सकते हैं, बाकी की टेस्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी उसमें मेंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारी फाइलें एक ही फाइल के अंदर है, वो हार्ड है। उसमें ये मेंटेन करना, ये सब तीनों चीज़ें मेंटेन करना बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसमें हम कोड बिहाइंड टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में। जैसा कि हमने देखा था कि इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक का भी एक ड्रॉबैक था और इसका भी एक ड्रॉबैक है। इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक का ड्रॉबैक क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका क्या है ड्रॉबैक, कि इसको एक्सटेंड और टेस्ट करना हार्ड है। लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक है, इसके ड्रॉबैक के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस कोड बिहाइंड टेक्निक के अंदर HTML, CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट और spec.ts फाइल, टेस्टिंग की फाइल, ये सारी फाइलें एक ही कंपोनेंट के अंदर होती हैं। तो क्या हो गया? कंपोनेंट का साइज़ बड़ा हो गया, और साइज़ बड़ा होने से अगर कोई यूज़र आया, यूज़र क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है उस कंपोनेंट को, तो कंपोनेंट का रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस समय क्या होगा कि ये लोड होने में टाइम लेगा, क्योंकि फाइल का साइज़ ज़्यादा है, उसमें साइज़ कम है, तो वो लोड जल्दी हो जाएगा। ये इसका ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक में हम लिख सकते हैं कि ड्रॉबैक क्या है? इशू इज कोड बिहाइंड टेक्निक इज हैविंग मल्टीपल फाइल्स। सो क्या होता है इसमें? मल्टीपल फाइल्स होता है, इसलिए क्या करेगा? विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो पेज लोड टाइम। तो क्या करेगा? इसका ड्रॉबैक क्या है कि मल्टीपल फाइल होता है, तो क्या करेगा ये कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और पेज लोड टाइम को इंक्रीज कर देगा। लेकिन इसका उसकी तरह यूज़ भी है, कोड बिहाइंड टेक्निक की तरह यूज़ भी है। यूज़ क्या है? जब हमें डेली क्या करना हो, मेंटेन करना हो, टेस्ट करना हो, एक्सटेंस करना हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका देखते हैं सिंटेक्स। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सेम इंपोर्ट करना है पहले कंपोनेंट, कहाँ से इंपोर्ट करना था?
एंगुलर कोर लाइब्रेरी से। उसके बाद सेम लिखना था कंपोनेंट एंड उसके बाद एक्सपोर्ट क्लास नेम और जो भी क्लास एक्सपोर्ट करना है वो, और इसके अंदर हमें क्या देना था, सिलेक्टर। सिलेक्टर नेम आप कंपोनेंट का कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया होम ऐप होम सॉरी। उसके बाद उस सिलेक्टर के बाद हम क्या देंगे, टेम्पलेट URL। अब ये टेम्पलेट URL क्या होता है, ये टेम्पलेट URL होता है आपका HTML का जो फाइल क्रिएट हुआ है उसका पाथ क्या है, तो इसमें सिंपली लिखेंगे HTML फाइल पाथ। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है स्टाइल URL। सेम उसी की तरह है, इसमें भी स्टाइल का पाथ देना है, स्टाइल फाइल पाथ। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में कि इस कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है और प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करना है। तो एक बार हम जाते हैं अपने कोड के अंदर। तो कोड के अंदर जाने पर सबसे पहले हम जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद जाएंगे हम SRC के अंदर। तो SRC के अंदर हम जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, जहाँ पे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था। कंपोनेंट हमने home.component.ts फाइल का एक क्रिएट किया था। तो इसी के अंदर हम अपना एक दूसरा कंपोनेंट ऐड करते हैं। ये कौन सी टेक्निक से ऐड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक के ऊपर उसको ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अंदर सोर्स फाइल होगा, सोर्स फाइल के अंदर ऐप फोल्डर आपको मिलेगा। ऐप फोल्डर के अंदर आपको कंपोनेंट फोल्डर जो हमने मैनुअली क्रिएट किया था वो फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद उसमें कमांड टाइप करना है ng जनरेट कंपोनेंट, और जो भी कंपोनेंट का नेम देना है, जैसे मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स। उसके बाद इंटर पुट करना है। तो ये क्या करेगा, एक इंडेक्स नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडेक्स फाइल के अंदर इसने क्या क्या फाइल क्रिएट किया है। तो सबसे पहले फाइल इसने क्रिएट किया है वो है index.component.css। ये CSS फाइल है, ये HTML फाइल है, ये spec.ts फाइल है, और ये कौन सा फाइल है, ये component.ts, जो हमने इसका पुल टेक्निक का यूज़ करके इसको क्रिएट किया है। इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में हमने क्या किया था, ये मैनुअली इंपोर्ट किया था। इसमें क्या है, ये ऑटो इंपोर्टेड है, ऑटो जनरेटेड है सारा फाइल। तो अब हम देखते हैं इसके app.module.ts में। तो app.module.ts में ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, और ये डिक्लेरेशन में भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। तो ये होता है ऑटोमेटिक स्कैफोल्डिंग टेक्निक। इसके बाद इस प्रोजेक्ट में इसको रन करेंगे। रन करने के लिए जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इंडेक्स कंपोनेंट है, तो हमने होम कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप के अंदर रखा था, इंडेक्स कंपोनेंट को भी बूटस्ट्रैप के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे index.html में। तो index.html में अभी ये किसको कॉल करेगा, app.home को, लेकिन हमको करना है इंडेक्स को। तो सबसे पहले इसका देखेंगे हम क्या, सेलेक्टर नेम। सेलेक्टर कौन सा यूज़ कर रहा है, तो सेलेक्टर यूज़ कर रहा है app-index। तो यहाँ पे भी हम टाइप करेंगे app-index। ये सेलेक्टर हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो रन करने के लिए सिंपली यूज़ करना है ng serve। तो ये रन हो गया है। उसके बाद लोकल होस्ट 4200 पे इसको ओपन करेंगे।
तो इसमें लिखा रहा है इंडेक्स वर्क्स। इट मीन्स यहाँ पे जो भी इस कंपोनेंट के अंदर है HTML के अंदर वो यहाँ पे रन करेगा। जैसे मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ H1 के अंदर कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। तो कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक, तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। तो यहाँ पे हम CSS में कुछ भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद index.ts के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्या हो गया, ये कोड बिहाइंड टेक्निक से हमने इसको क्रिएट किया है। तो इसके बाद हमने एक टेक्निक के बारे में बात की थी इसको जनरेट करने के लिए, स्काफोल्ड टेक्निक। तो ये सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि स्काफोल्ड टेक्निक होता क्या है, तो इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो स्काफोल्ड टेक्निक क्या होता है, जैसे हमने इसमें देखा था कि इसको ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक मैनुअली होता है और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में स्काफोल्ड टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसमें हम कमांड से कंपोनेंट को जनरेट करते हैं। तो इसमें एडिंग कंपोनेंट बाय यूजिंग कमांड और उसको बोलते हैं स्काफोल्डिंग टेक्निक। उसी को क्या बोलते हैं, जो स्काफोल्ड टेक्निक इसको बोलते हैं जिससे अपन कंपोनेंट कमांड के द्वारा क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं स्काफोल्ड टेक्निक। तो एंगुलर क्या प्रोवाइड करता है कि इसको हम कमांड के द्वारा भी कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली हमको बार बार वो सब इंपोर्ट और उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए कमांड का यूज़ करते हैं ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट नेम। ये हो गया स्काफोल्ड टेक्निक से कंपोनेंट को ऐड करने का कमांड। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट एंड कंपोनेंट नेम। ये इसका शॉर्टकट हो गया। तो हमने दोनों तरीके सीख लिए। फर्स्ट वन कौन सा था, फर्स्ट वन था इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड वन कौन सा है, कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक। हमने दोनों तरीके से कंपोनेंट को क्रिएट करना और रन करना सीख लिया है। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है, वो होता है मल्टीपल कंपोनेंट। मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में कुछ नहीं है, बस उसमें ये कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जैसे हमने इंडेक्स भी इंपोर्ट किया, इंडेक्स भी क्रिएट किया, उसके बाद हमने क्या किया, होम भी क्रिएट किया, तो हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं और दोनों को यूज़ कर भी सकते हैं। तो ये मल्टीपल कंपोनेंट हो गया। मल्टीपल कंपोनेंट को भी यूज़ कर सकते हैं वो एंगुलर के अंदर। तो एक ये भी हमें फीचर मिलता है इसका कि हम स्काफोल्ड टेक्निक से कंपोनेंट को क्रिएट तो कर ही सकते हैं, उसके बाद हम इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और कोड बिहाइंड डॉक्यूमेंटेशन कोई से भी कंपोनेंट को या दोनों कंपोनेंट को हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ। तो ये एंगुलर का बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके बाद हम बात करेंगे ये फाइल सिस्टम के बारे में कि app.module.ts के अंदर ये इंपोर्ट करते हैं, ये सब क्या होता है। तो ये वाली बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डेटा बाइंडिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ। वो भी इसका एक पार्ट है, डेटा बाइंडिंग को कैसे यूज़ करना है और प्रोजेक्ट में कैसे वर्क करता है ये। तो वो सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।